अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो हमारा पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन हुआ था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो वुमेन्स थी उनके लिए अभी रिसेंटली 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, जिसको हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना। अभी हम देखते हैं कि उसी सेशन में जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक प्रियम्बल की फोटोकॉपी, सभी को एक एक फोटोकॉपी दी जाती है। और वो जो प्रियम्बल की फोटोकॉपी दी जाती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो हमारी प्रियम्बल थी, जो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब, और एक प्रियम्बल में पहली बार क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। वो जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद वाली जो प्रियम्बल बनी वो हमारे सामने है। तो इस वाली प्रियम्बल में क्या है कि इस वाली प्रियम्बल में हम देखेंगे यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड लिखे हुए हैं। पहले ये 3 वर्ड इसमें नहीं हुआ करते थे, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो कॉपी बांटी गई उसके अंदर सोशल सेकुलर वर्ड को हटा दिया गया, तो वहीं से कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, हमारी गवर्निंग पार्टी ने क्या कहा कि क्या हम ऐसा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बना हुआ है, इशू बना हुआ था उस टाइम पर न्यूज़ में। तो हम इसको एक बार कंप्लीट स्टडी करके देखते हैं कि प्रियम्बल क्या होती है, कैसे प्रियम्बल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, प्रियम्बल को प्रियम्बल क्यों कहा गया, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी प्रियम्बल होती क्या है। तो देखो, इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमें यह पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान। क्या होता है, किसी भी देश यानी कि किसी भी कंट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को अगर मैंने किसी एक बुक में लिख दिया तो उस बुक को मैंने कंबाइंडली क्या नाम दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। बात समझ में आ गई। तो क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कि किसी भी कंट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उस बुक को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हमारे देश को रन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, गवर्नर चाहिए, ठीक है, स्टेट असेंबलीज होनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, ठीक है, जितनी भी सारी की सारी चीजें, यूपीएससी होना चाहिए, इन सब को हमने कहाँ लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझ सकता हूं, अगर मैं और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा इसको समझना कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। मैंने कहा कि मान लो कि ये आपकी क्या बनी हुई है, कोई बुक बनी हुई है, ठीक है। इस बुक के अंदर मैंने कहा कि आप लोगों को क्या करना है, टोटल इस बुक में चैप्टर कितने बनाने हैं, तो इस बुक में चैप्टर बनाने हैं आपको 21। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये जो आपको बुक बनानी है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपने कहा कि सर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फिर मैंने कहा कि ये जो बुक है इस बुक के अंदर एक क्या होना चाहिए, तो एक इंडेक्स होना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में इंडेक्स होना चाहिए कि बुक में कौन से पेज पर क्या लिखा है। और लास्ट में इसमें क्या होती है, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, मतलब वो चीज़ या वो इंफॉर्मेशन जो छूट गई हो, जो बाद में हमें पता चलती है, वो हम लिख देते हैं। तो सेम ऐसे ही मैंने कहा कि मैंने क्या बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बनानी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मैंने बनाई तो मैंने यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर, इन चैप्टर की जगह पर मैंने क्या डाल दिए, आर्टिकल्स। तो बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, 395। ओरिजिनल की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। दूसरी बात, कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनिशियली कितने पार्ट में डिवाइड था, 22। आज ये 25 हो चुका है, बाद की बातें हैं। उसके बाद मैंने कहा कि इंडेक्स को क्या नाम दिया मैंने, तो इंडेक्स को मैंने नाम दिया प्रियम्बल। क्या नाम दिया, प्रियम्बल। और उसके बाद मैंने मिसलेनियस इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया, तो इसको मैंने नाम दिया शेड्यूल्स। क्या नाम दिया, शेड्यूल्स। तो याद रखना ये कितने हैं, 8 थे पहले, अभी कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं, ठीक है, 12 हो चुके हैं। तो जस्ट वही बात हुई ना, ये कोई किताब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, जैसे हम इसे पढ़ते हैं वैसे हमें इसे पढ़ना होता है।
अब न्यूज में क्या है कि ये जो प्रियम्बल है, जिसको मैंने क्या कहा, इंडेक्स का, यानी कि जब भी कोई भारत से बाहर से कोई आता होगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी ना पढ़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया, जिसके लगभग 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, बढ़ के ज्यादा हो चुके, बाद की बातें हैं। अगर मैं कहूँ सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो अमेरिका का 7 आर्टिकल है उसमें। ऐसा सबसे बड़ा देश जिसके अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो यूके हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई बाहर से आएगा तो प्रियम्बल ही पढ़ेगा, और जब वो प्रियम्बल पढ़ता होगा तो उसे ये लाइनें नजर आती होंगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen क्या क्या मिलेगा, जस्टिस, 3 टाइप के जस्टिस दिए गए इसमें। ठीक है, लिबर्टी, कितने टाइप की लिबर्टी दी गई, आज़ादी दी गई, तो 5 टाइप की आज़ादी मिली हमें। उसके बाद इक्वालिटी, कितने टाइप की इक्वालिटी मिली, तो 2 टाइप की इक्वालिटी मिली हुई है, प्रियम्बल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारे से रहेंगे सारे के सारे, और हमने उसको किस दिन अडोप्ट किया, तो 1949 को अडोप्ट किया, 26 ऑफ द नवंबर। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब मैटर ये आता है कि जब आप लोग यहां से सोशलिस्ट हटा दोगे, सेकुलर हटा दोगे, तो इनका जो मीनिंग थी, जो दूसरों को समझ में आनी थी, वो तो खत्म हो गई ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है, सरकार ने क्या कहा, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि जो प्रियम्बल थी वो प्रियम्बल आई कहां से, तो प्रियम्बल कहां से आई, तो याद रखना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी हुई थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये सबसे पहले मीटिंग कब होती है इसकी, 9 ऑफ द दिसंबर 1946। और उस दिन आपने पढ़ा होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग होती है 11 ऑफ द दिसंबर 1946, और इस दिन क्या होता है, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, किसका, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बना दिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर क्या बनते हैं, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। और उसके बाद थर्ड मीटिंग होती है 13 ऑफ द दिसंबर 1946, और इस दिन क्या होता है, प्रेसिडेंट तो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इस दिन आपने एक नाम सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव। यानी कि उन्होंने कहा कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने वहां लिखा। लेकिन याद रखना, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उस दिन क्या नहीं किया गया, उस दिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, तो याद रखना, क्योंकि उस दिन जो मुस्लिम लीग थी वो क्या थी, मुस्लिम लीग ने उस टाइम पर क्या कर रखा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बॉयकॉट कर रखा था। मतलब कि वो आए ही नहीं थे। जब मुस्लिम लीग नहीं आई थी तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किस पॉइंट पर क्या कमेंट किया। ठीक है, जैसे अगर पूछे प्रियम्बल को क्या कहते हैं, तो प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, तो प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था ऐसा, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, हमारी प्रियम्बल को क्या कहा था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है। ऐसे ही मैं जस्ट बता रहा हूं, आप लोगों से लिख लेना कि कई बार पूछ लेता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहते हैं, तो ठाकुरदास भार्गव ने तो इसको कहा। उसके बाद उसने भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाले उसको, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट किसे कहा गया, तो आर्टिकल नंबर 13 को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। किसने कहा था, तो BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, वैसे ही जिस दिन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, तो उस समय हुआ करते थे कौन, चर्चिल। तो चर्चिल ने क्या कहा, चर्चिल ने कमेंट किया कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है।
मतलब शादी में दुल्हन का होना जरूरी है, दूल्हा दुल्हन होंगे तभी ना शादी होगी। तो कहा गया कि जब हिंदू तो है लेकिन मुस्लिम है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चलने वाली नहीं है। बस यही वजह थी कि 13 दिसंबर को क्या होता है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब सब आ जाते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 ऑफ द जनवरी 1947 को, याद रखना, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और फिर यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है वो आगे चलकर क्या बन जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बन जाती है, थोड़ा सा फेरबदल करके। बात समझ में आ रही है? अब देखो उसके बाद अब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर मैं एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करूं तो देखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, तो सोवरेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वसंप्रभुता संपन्न। मतलब कि जो मेरा जो देश है, मेरा जो भारत है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, कल को यूएन कोई ऑर्डर पास कर दे और कह दे कि कंपलसरी है उसको करना, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्या है, सोवरेन कंट्री हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा लिखा है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, तो देखो एक कंट्री होती है कौन सी, कैपिटलिस्ट। ठीक है, एक कंट्री होती है कौन सी, सोशलिस्ट। हम पहले क्या हुआ करते थे, सोशलिस्ट हुआ करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था 1991 में क्या आए थे हमारे इंडिया में, फाइनेंशियल क्राइसिस। और फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ये जब पॉलिसी आती है तो उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ से, हम कहाँ पर थे, सोशलिस्ट थे, और हम किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, कैपिटलिस्ट की तरफ। मतलब क्या होता है समझना, एक ऐसा देश जो कंप्लीटली या जिसके अंदर मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, सरकारी होती हैं, उसे हम सोशलिस्ट कहते हैं। एक ऐसा देश जिसमें मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं, प्राइवेटाइजेशन होता है, उसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। जैसे अमेरिका कंप्लीटली कैपिटलिस्ट में आता है। ठीक है, इंडिया आज के दिन कहाँ पर है, तो इंडिया बीच में आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि हम पहले सोशलिस्ट हुआ करते थे, अब हम किस में आ चुके हैं, कैपिटलिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सरकारी चीजें भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है। लेकिन अगर आप अमेरिका जैसे देशों में जाओगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम चीजें क्या मिलेंगी आपको, प्राइवेट मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो अभी हम क्या है, सोशलिस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि हम बढ़ चुके हैं किसकी तरफ, कैपिटलिस्ट की तरफ। तो अभी जो कॉपी बांटी गई थी उसमें से कौन सा वर्ड हटा दिया उन्होंने, सोशलिस्ट वर्ड को हटा दिया। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसकी तरफ बढ़ना चाहता हो इंडिया, कंप्लीटली कैपिटलिस्ट की तरफ, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना चाहता हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्ड कौन सा है, सेक्युलर, जो कि अभी हटाया गया था, जिसका बहुत ज्यादा अपोज भी हुआ था, या उसमें लिखा गया कि हमने उसमें लिखा ही नहीं इसको। ये क्या होता है, तो समझना, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है कि मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूं तो मैं कभी किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करूंगा। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर मल्टी रिलीजन पाए जाते हैं, जैसे दुनिया के बहुत से देश है जो सिंगल रिलीजन पे चलते हैं, जैसे अरब कंट्रीज है उसमें मुस्लिम है, जैसे पाकिस्तान है मुस्लिम रिलीजन पे चलता है, फ्रांस है नो रिलीजन पे चलता है, इंडिया है मल्टी रिलीजन पे चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मल्टी रिलीजन वाले स्टेट में कभी भी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस वर्ड को भी उसमें नहीं लिखा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल थी, जो सबसे पहले नेहरू द्वारा बनाई गई थी, उसके अंदर क्या नहीं था, ये दो वर्ड नहीं थे। ये दो वर्ड बाद में कब जोड़े गए, तो याद रखना इन दोनों वर्डों को, हालांकि एक वर्ड और जुड़ता है इसके साथ, और वो कौन सा होता है, फ्रेटर्निटी। कौन सा होता है, सॉरी, इंटीग्रिटी। तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो थे कौन कौन से, सोशल, उसके बाद कौन सा है, सेक्युलर, और उसके बाद कौन सा है, इंटीग्रिटी। ये तीनों के तीनों, इंटीग्रिटी, ये वर्ड कब जोड़े गए, तो ये जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो कह दिया कि हम तो ओरिजिनल वाली ही कॉपी दे रहे थे। अब इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, जस्टिस, सॉरी, डेमोक्रेटिक। व्हाट इज डेमोक्रेटिक, सबको जानते हो, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता से बनी हुई सरकार को हम डेमोक्रेटिक
या गवर्नमेंट कह देते हैं, लोकतंत्र कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र, यानी कि उस दिन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बना लिया है, हम क्या हो चुके हैं, रिपब्लिक कंट्री बन चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, हम रिपब्लिक कब बने, तो 26 ऑफ द जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, कंप्लीटली इनेक्ट कर लिया था। उससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन हमने इसको पार्शियली इनेक्ट किया था, ठीक है। उस दिन हमने इसको पार्शियली इनेक्ट किया था, 16 आर्टिकल जोड़े थे, 15+1, ठीक है, 1394 होता है जिसमें लिखा होता है, आगे चल के इसको हटा दिया जाएगा वो सब, ठीक है। अब क्या होता है, उस दिन इसको जोड़ा, लेकिन याद रखना एक बात और समझना, हमारे यहाँ पर कांग्रेस के सेशन होते थे, तो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1930 में, और उस लाहौर सेशन में कहाँ पर हुआ था, वो रावी रिवर के किनारे पर, कहाँ पर, लाहौर में। और उसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, इंडिया को क्या अनाउंस कर दिया था, कंप्लीट क्या अनाउंस कर दिया था, स्वराज। आपने नाम सुना होगा, पूर्ण स्वराज जिसे कहते हैं, एक होता है स्वराज, एक होता है पूर्ण स्वराज। जैसे स्वराज की डिमांड किसने की थी, तो 1895 में करने वाला कौन था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लेकिन पूर्ण स्वराज की डिमांड यहां पर ऑफिशियली कौन कर देता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम क्या करते हैं, 26 ऑफ द जनवरी 1930 से हर साल, याद रखना कांग्रेस के सेशन हमेशा कब होते थे, दिसंबर में होते हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई होती है, 28 दिसंबर 1885। स्पेशल सेशन बीच में हो सकता है कभी भी, लेकिन एवरेज जो सेशन होता है हमेशा दिसंबर में होता है, ठीक है। तो मैंने 1930 लिखा क्योंकि 1930 उससे दिसंबर 1929 भी कह सकता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे सेशन बैठा, इसमें इन्होंने कंप्लीट या पूर्ण स्वराज अनाउंस किया, और उस दिन के बाद से हम क्या करने लगे, छुप छुप कर अंग्रेजों से रात में झंडा फहराने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया। लेकिन जैसे टाइम पास हुआ, हमने देखा 1947 में हम इंडिपेंडेंट कब हो गए, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को अगर अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो 15 अगस्त हो गया। तो हमें उस 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को हमेशा याद रखना था, ताकि आने वाले जो भारत के या भारत की जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ भी हुआ था। तो हमने क्या किया, 26 जनवरी को कंप्लीट इनेक्ट कर दिया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। और उस दिन हम किस नाम से बनाते हैं, तो उस दिन को हम किस नाम से बनाते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। उसके बाद देखना आगे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ द जस्टिस लिखे हुए हैं। पहला है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कभी भी किसी भी के साथ भी इन तीनों के बिहाफ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सरकार उसको जस्टिस प्रोवाइड कराएगी। और याद रखना ये तीनों की तीनों जस्टिस कहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल 38 में लिखे हुए हैं, जो कि किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। उसके बाद मैंने कहा लिबर्टी। लिबर्टी कितने टाइप की मिली हुई है, 5 टाइप की। कौन सी, प्रियम्बल में 5। कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वालिटी कितनी है, 2, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके अंदर इसको कब अडॉप्ट किया गया, 26 ऑफ द नवंबर 1949 को। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, प्रियम्बल है। इसके अंदर एक एक वर्ड का हमें हल्का सा मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसमें इंडिया कितनी बार आया है, तो देखो इंडिया 2 बार है, एक बार यहाँ पर और एक बार कहाँ पर है, यहाँ पर। सिर्फ 2 बार कौन से वर्ड का यूज किया है, इंडिया वर्ड का, ठीक है। और अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें इंडिया और भारत का कॉन्सेप्ट देखा था। तो मैंने उस समय बताया था कि अगर प्रियम्बल में चेंजमेंट करना है तो स्पेशल प्रोविजन से हो सकता है, आर्टिकल 368 से हो सकता है। लेकिन इसी का नाम अगर आर्टिकल 1 में चेंज करना होता है, इंडिया दैट इज भारत इज द शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, तो वहां पर वो नॉर्मल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है, ठीक है। उस समय भी हमने इन चीजों को डिस्कस किया था, ओके। उसके बाद अगर पूछे कितनी बार चेंजमेंट हुआ है, तो सिर्फ एक बार चेंजमेंट हुआ है, कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और याद रखना इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए गए थे उस टाइम पर। और अभी सरकार ने जो प्रियम्बल की कॉपी दी थी उसमें क्या कहा कि ओरिजिनल में नहीं थे, तो हमने इसको नहीं माना, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, अच्छा कितनी बार ऐसा पहले हो चुका है या इसके कुछ पॉइंट पूछे, तो याद रखना कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर लिखा है। टू रियलाइज रेजिडुअल पावर्स, ऑटोनॉमी ऑन सच स्टेट्स, द पीपल ऑफ इंडिया टू प्ले द सोर्स ऑफ द पावर अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, तो याद रखना सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट में। उसके बाद प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ द बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आइडियल ऑफ द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और वो सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और एक बात याद रखना, प्रीएम्बल इन इटसेल्फ हैज बीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से ली गई है प्रीएम्बल, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें उठा रखी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने खुद, कह सकता हूँ कि खुद ड्राफ्ट तो किया लेकिन बनाया नहीं, कॉपी पेस्ट। जैसे मैं कह सकता हूँ कि इमरजेंसी कहाँ से ली मैंने, तो जर्मनी से ले ली, ठीक है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, तो मैंने अमेरिका से ले लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ले ली, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली, ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसमें कीवर्ड कौन कौन से हैं, तो अभी हमने पढ़ा सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और एक बात और ध्यान रखना, ये लास्ट में जितने 3 वर्ड लिखे हुए, कई बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो लिबर्टी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, हाँ ये तीनों की तीनों जो वर्ड है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखना तीनों की तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी वो कब हुई थी, 1789 में, ठीक है, जिसके ऊपर अभी आपने पढ़ा होगा 14 जुलाई को क्या बनाया जाता है, बास्टाइल डे, ठीक है। और बास्टाइल डे के अंदर अभी रिसेंटली वहां पर कौन गया था, मोदी जी गए थे, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा कितनी बार ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट से अपील की जा चुकी है कि इसको हटा दिया जाए इन दोनों वर्ड को, तो 2015 में भी एक बार कहा गया था, ठीक है। उसके बाद 2015 के बाद 2020 में भी एक बार कहा गया था, लेकिन 2015 में यूनियन मिनिस्टर जो थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा था कि देयर वाज नो हार्म इन द डिबेटिंग वेदर द प्रीएम्बल शुड हैव द वर्ड सेक्युलर एंड द सोशलिस्ट, ठीक है। तो उस समय ये रिप्लाई दिया गया था कि चेंज करना या ना करना कोई भी इश्यू नहीं है।